कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले उसे अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। अब वो खतरे से बाहर है, बस कुछ घंटे में बेहोश से बाहर आ जाएंगे। उसके होश में आने पर गर्म दूध के साथ फ्रूट्स खिला दीजिएगा। मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, डॉक्टर बाहर आकर के बोले थे। डॉक्टर, चिंटू तो ठीक है ना? निधि बेचैनी से बोली थी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, उसे मैंने आधे घंटे आराम करने के बाद बाहर आने को कहा है। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, वो निधि से बोल करके अविनाश जी को बोले और बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर ने सुरभि से सारी बात सुनी थी। उसका भी हृदय गुस्से से भर उठा था। अपने बेटे बहू की तकलीफों को सुन करके चौधरी जी की आंखें आंसू बहाने लगी थी। वो सुरभि के कांपते हाथों को थाम करके बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर ने सुना कि इतने सारे तकलीफों को देने वाला रंजन और कासिम भाई था, तो उसने किनारे जा करके हेडक्वार्टर डीएसपी को फोन लगाया और उन्हें सारी सूरत हाल से अवगत कराया था। वो भी अपने महकमे में काफ़ी ईमानदारी से काम करने को लेकर के मशहूर थे। वो खुद भी उस कासिम भाई को पकड़ना चाहते थे, पर कोई ठोस सबूत नहीं आ रहा था। मगर इस बार उसने अपनी हर सीमाएं तोड़ दी थी। चौधरी जी के बेटे बहू को किडनैप करने के जुर्म में वो उसे सलाखों के पीछे अवश्य डाल सकते थे। वो गुस्से से बलखा उठे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को पूरे आश्वासन के साथ अपने साथ लाए पुलिस को लेकर के उस बस्ती की तरफ बढ़ने को कहा और खुद भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स लेकर के जल्दी ही पहुंचने की तैयारी में लग गए। सुरभि मैम, आप में सचमुच बहुत हौसला है। आपने खुद के साथ दारसिल सर की भी रक्षा की है, ये बेहद गर्व की बात है। अब आप रोना बंद कीजिए। अब आप और दारसिल सर बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिसने आप दोनों को इतना कष्ट और तकलीफ दिया है, अब बारी उसके अंजाम तक पहुंचने की है। आपके अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा करके ही मैं दम लूंगा। वो सुरभि से बोलता चौधरी जी से बोला, चौधरी सर, मैं चलता हूँ। हम लोग उस रंजन को इस शहर से भागने नहीं देंगे। उसका स्थान जेल है। आप दारसिल सर के होश में आने का इंतजार कीजिए, मैं उसे पकड़ करके वापस आऊंगा। बिल्कुल सर, आप उसे पकड़ लीजिए। उसने दारसिल जी को बहुत मारा था। वो तो हम दोनों को आज रात में ही मार डालने वाला था, पर दारसिल जी ने हिम्मत से काम लिया और हम वहां से भाग गए। पर दारसिल जी को उसने गोली मार दिया था। सुरभि रोती हुई बोली थी और अंतिम बात बोल करके जोर से रोने लगी थी। बेटा, अब तुम अपने पापा के पास हो। दारसिल भी ठीक है, तुम रोना बंद कर दो। मुझे तुम्हारे रोने से बहुत दर्द हो रहा है। चौधरी जी भी रुंधे स्वर में बोले और उसके आंसू साफ करने लगे। अविनाश जी ससुर और बहू का प्रेम देख करके भाव विभोर हो उठे थे। हिम्मत तो आपने भी बहुत दिखाई है निधि जी। आपके उम्र की लड़कियां ऐसे केसों से कोसों दूर भागती हैं, पर आपने अपनी जान की परवाह ना करके इन दोनों को बचाने की जो हिम्मत दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। इंस्पेक्टर ने उससे कहा था। निधि मंद मंद मुस्कुरा दी थी। हाँ बेटी, तू अगर इन दोनों का सहारा नहीं देती तो वो गुंडा ना जाने इनके साथ क्या करता। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। चौधरी जी निधि से बोल उठे थे। चौधरी अंकल, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं किसी को भी दुख में देख करके उसकी मदद अवश्य करती हूँ। मैंने अपने पापा से ये सीखा है कि अगर इंसान इंसान की मदद करने लगे तो एक दिन इस दुनिया से राग द्वेष घृणा सब जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगर मुझे परोपकार करने का मौका मिलता है तो मैं अपनी तरफ से कोई भी अवसर नहीं छोड़ती। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये मेरा फर्ज था। वो मुस्कुराती एक रिश्ता जोड़ती बोली तो चौधरी जी की आंखों में उसके लिए बेहद प्रेम उमड़ पड़ा था। इंस्पेक्टर, ये बचपन से ही ऐसी है। लोगों का दुख इससे सहन नहीं होता और ये बिना अपनी परवाह किए उनकी मदद करने लगती है।
आप जाइए और उस दुर्दांत अपराधी को पकड़िए। अभी सब लोग यहीं हैं, हम सब आपके लौटने का इंतजार करेंगे। अविनाश जी बेहद फक्र से बोले थे। इंस्पेक्टर मुस्कुरा करके आगे बढ़ गया था। मयंक और नितेश, तुम दोनों तो हो ही यहाँ, पर मैं 2 पुलिस को भी छोड़े जा रहा हूँ। सब लोग अलर्ट रहना, मैं उन दोनों को अरेस्ट करके आता हूँ। वो उन सबको समझा करके निकल पड़ा था। निधि किचन में चली गई थी। कुछ देर बाद वो लौटी तो सब के लिए चाय, बिस्किट, टोस्ट, फल वगैरह वगैरह ट्राली में लेकर के आई थी। वहाँ किसी की खाने की कोई इच्छा नहीं थी, पर उसने सबको स्नेह से समझा करके खाने पर मजबूर कर दिया था। सुरभि, ये लो खाओ। उसके लिए निधि ने पराठे लाए थे। वो उसके साथ बैठ करके अपने हाथों से खिलाने लगी थी। सुरभि की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो दार्सिल के पास जाना चाहती थी, पर चौधरी जी ने उसे समझा बुझा करके खाने पर मजबूर कर दिया। सब खा पी करके बैठे ही थे कि दार्सिल वाले कमरे से जोरों की रोने की आवाज आने लगी थी। पापा, ये तो चिंटू के रोने की आवाज है। क्या हुआ उसे? वो दौड़ती अंदर भागी थी। उसके पीछे वहां बैठे सारे लोग दौड़ पड़े थे। घर के सारे नौकर भी उस कमरे में जमा होने लगे थे। वहां का दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित थे, पर चौधरी जी दीवार का सहारा लेने को मजबूर हो गए थे। दार्सिल, मेरा भाई, मेरा गुड्डू खिलौना, तू तो मेरी जान है। क्या हुआ तुझे? उठ ना मेरे भाई, उठ जा। देख, तेरा भैया तेरे पास है। उठ जा मेरे छोटे भाई। वो बेतहासा रोते हुए उसे पकड़ करके गले लगाए हुए था। चिंटू, ये दार्सिल है। दार्सिल चौधरी, तुम क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये तो उनका बेटा है। देखो, वो रहे चौधरी अंकल। निधि उसे कंधों से पकड़े समझा रही थी। रक्षित चौधरी जी का नाम सुन करके मुड़ा था। चौधरी जी अब खुद को रोक नहीं पाए थे। रक्षित, मेरे कलेजे का टुकड़ा, अपने पापा के पास आ। दीवार से सटे उसे रोते हुए पुकारते बोले। रक्षित निधि के हाथ कंधे से हटाता उनकी तरफ दौड़ा था। पापा, आप कहाँ थे? पापा, आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? मैं पागल खाने में दर्द से छटपटाता आपके आने का रास्ता देख रहा था। पापा, मेरे दार्सिल को क्या हुआ है? उसे मैंने खून दिया, पर उसका चेहरा नहीं देखा था, मगर अभी वो पापा कह करके कराहा तो मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। उसका चेहरा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं खुद को भी पहचान गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरा प्यारा भाई मुझे इस तरह मिल जाएगा। पर वो घायल क्यों है, बोलिए ना। उनके गले में लिपटा रक्षित फूट फूट कर सुरभि सारी बातें समझ करके खुशी के मारे रोने लगी थी। वो अपने मन में भगवान को प्रणाम करने लगी। हे भगवान, सब कहते हैं तू जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आज मैं इस घर में आई तो दुख और दर्द से तड़प रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ मेरे परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशियाँ छुपी हैं। अविनाश जी और निधि के अलावा मयंक, नितेश और हर वो नौकर जिसके साथ रक्षित ने चिंटू बन करके रंग बिरंगा खेल खेला था, सबको समझ आ चुका था कि चिंटू चौधरी जी का बड़ा बेटा रक्षित चौधरी है। सबकी आंखें इस संयोग पर खुशी से भर आई थी। सब आपस में बातें करके इसे किसी चमत्कार का नाम दे रहे थे। इतने सारे लोगों के आवाज के बीच चर्चित दार्सिल की आंखें भी खुल गई थी। उसने सामने देखा तो अनजान घर और अनजान लोग थे, पर उनके बीच ही सुरभि खड़ी अपने आंसू बहा रही थी। सुरभि, मेरे पास आओ, वो उठने की कोशिश करते हुए बोला था। सुरभि दौड़ती उसे पकड़ करके तकिए के सहारे बैठा दी थी। दार्सिल ने उसे खींच करके अपने गले से लगा लिया था। सुरभि इतने सारे लोगों के बीच शर्मा करके उससे छूटने की कोशिश करने लगी थी। क्यों भाग रही हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? वो नाराजगी से उसे खुद से हटाते हुए कहा था। दार्सिल जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या, यहाँ खड़े सारे लोग बेहद खुश हैं। सब आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दार्सिल जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सुनेंगे नहीं? नहीं देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। उससे खुशी से बोला नहीं जा रहा था। दार्सिल नाराजगी से उसे देखे जा रहा था। पापा, वो लड़की कौन है जिससे हमारा दार्सिल इतने प्यार से बात कर रहा है?
रक्षित उसकी आवाज पर चौधरी जी के सीने से हट करके पूछने लगा था, बेटा यही वो लड़की है जिसने तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर पर टूट पड़े कहर से हम सबको बाहर लेकर के आई है। ये दारसिल की पत्नी है बेटा, तू दारसिल से मिल ले जा करके। वो अपनी आंखें साफ करके बोले तो रक्षित आगे बढ़ गया था। दारसिल मेरे भाई, मेरा गुड्डू, मेरा खिलौना, कैसा है तू? वो रोता उसके सामने गया तो सुरभि उठ करके खड़ी हो गई। दारसिल तो फ्रीज हो करके रह गया था। उसकी आंखें रक्षित को देख करके बेआवाज गंगा यमुना बहाए जा रही थी। मेरा भाई, कितना दर्द में है तू, और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। वो दारसिल को अपनी बाहों में जोर से कसते हुए रोने लगा था। अब दारसिल भी जोर से रोने लगा था। उसने सुरभि की तरफ देखा और सामने से चले आ रहे चौधरी जी को भी देखा और रक्षित के सीने से लगा रोता रहा। अपने भाई को जिंदा देख करके खुशी से उसके आंसू थम नहीं रहे थे। चौधरी जी, आपका हमारे घर आना महज एक संयोग था, पर आपको यहाँ से अपना खोया बेटा मिल जाना ये संयोग नहीं है। ये भगवान का कोई बड़ा चमत्कार है जो आपके परिवार पर खुशी बन करके बिखरी है। इसे भी निधि ने बचाया था। वो सारी बात बताने लगे थे और चौधरी जी बुत बने सब कुछ सुन रहे थे। सुरभि को भी बेहद दुख हो रहा था। रक्षित ने बहुत कष्ट सहा था। चौधरी जी जा करके अपने बेटों को संभालिए, अब ये दोनों आपके कहने पर ही चुप होंगे। वो हंस करके बोले थे, हाँ पापा, अब आप ही जा करके उन्हें समझाएं। वो दोनों अब किसी की नहीं सुनेंगे। सुरभि भी पुलकित होती बोली थी। चौधरी जी आगे बढ़ गए थे। रक्षित, दारसिल, तुम दोनों मिल गए हो बेटा, अब तो जश्न मनाने का समय है। तुम लोग रो क्यों रहे हो? दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। और रक्षित, तुम दारसिल को खाना खिलाओ बेटा, वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने उसे फ्रूट्स खिलाने को कहा है। उन्होंने दोनों को अपने बाजुओं में भरते हुए कहा था। निधि, कुछ खाने को ले आओ प्लीज। रक्षित ने सर घुमा करके उससे कहा तो वो बाहर चली गई थी। ये लो चिंटू, सॉरी रक्षित, अपने भाई को खिलाओ। वो खाना लेकर के आई और हंस करके बोली थी, निधि, तुम्हारा एहसान हम चौधरी कभी नहीं उतार पाएंगे। तुमने पहले मुझे बचाया, फिर मेरे भाई और उसकी पत्नी को बचाया। किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? वो दारसिल को खिलाते हुए बोल रहा था। मेरा आधा एहसान उतार लोगे? वो खुल करके मुस्कुराते हुए बोली तो सब हंसने लगे थे। रक्षित भी हंस दिया था। उसकी नज़र सुरभि पर गई थी। वो प्यार भरे नज़र से दारसिल को देख करके अपने आंसू पोंछ रही थी और दारसिल भी बीच बीच में उसे देख करके मुस्कुरा देता था। सुरभि, इधर आओ। उसके बुलाने पर वो पास आई थी। ये लो, प्लेट पकड़ो और अपने पति को खिलाओ। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। निधि, कुछ मुझे भी खाने को दो। मैंने भी तो अपने भाई को ब्लड दिया है ना। और पापा, आपसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। रक्षित ने हंस करके उसके हाथ में प्लेट थमाया और उठ करके चौधरी जी के पास पहुंच गया। पापा, हम लोग बाहर चलते हैं, दारसिल को अभी आराम की जरूरत है। चौधरी जी खुशी से उसके साथ बाहर आ गए। उनके पीछे पूरे लोग भी बाहर आ गए। दारसिल को सुरभि छोटे छोटे निवाले बना करके खिलाने लगी थी। अब कैसा लग रहा है दारसिल जी? मेरे भैया सही सलामत हैं। अब तो मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ सुरभि। हम सब लोग साथ अपने घर जाएंगे और भैया के वापसी की खुशी में जश्न भी मनाएंगे। पर मुझे ये पता करना है कि मेरे भैया की मौत का झूठा खेल किसने रचा था। भैया की मौत की खबर से मेरी माँ भी परलोक सिधार गई। मेरे पापा बुरी तरह गम में डूब चुके थे और मैं खुद को अपने भाई के मौत का जिम्मेदार मान करके जीना नहीं चाहता था। वो बोलते बोलते बेहद गुस्से में आ चुका था। मुझे ये पता करना है कि मेरे परिवार को इस तरह से तोड़ने के पीछे किसका हाथ था। कौन ऐसा इंसान है जिसने ऐसी साजिश को अंजाम दे करके चौधरी खानदान को बर्बाद करने की कोशिश की। दारसिल जी, अब आप और भैया एक साथ मिल करके सब बातों का पता लगा सकते हैं। अभी आप कमज़ोर हैं, पहले ठीक हो जाइए,
फिर हम सब मिल करके इस राज का पता लगाएंगे और असली अपराधी तक जरूर पहुंचेंगे। उसे आश्वासन देती वो समझाने लगी थी। दार्सिल सोच में डूबा खाना खाने लगा था। इधर अमित पूरे दिन परेशान रहा था। वो चाहता था घर से बाहर निकले, पर कल्पना ने उस पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। वो गुस्से से कमरे में बैठा ड्रिंक किए जा रहा था। अमित, तुम अपनी इस आदत को कब छोड़ोगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कल्पना हॉस्पिटल से आई थी और उसका हाल जानने चली आई थी। उसका पूरा कमरा महक रहा था और वो खुद नशे में धुत था। मौसी, मौसी, मैं उस हरिशंकर चौधरी को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ करके अपनी नई दुनिया बसा ली थी ना। जब मेरी माँ को उसकी जरूरत थी तब वो अपनी नई बीबी के साथ मजे कर रहा था। अब मैं उसे बताऊंगा कि जब किसी का अपना मरता है तो उसे कैसा लगता है। वो अपने नशे से लाल आंखों से बोले जा रहा था, मेरा पैर ठीक होने दीजिए, मैं उसके दोनों बेटों को पाताल से ढूंढ करके लाऊंगा और उसे जान से मार करके चौधरी भवन पहुंचा दूंगा। पहले तुम अपने इस नशे की लत को सुधारो, तब कहीं जा करके अपनी माँ का बदला लेना। अमित, तुमसे कितनी बार कहूँ, तुम इस नशे से बाहर आ जाओ वरना सब कुछ खो दोगे। तुम इस नशे की वजह से हर बार घायल होते हो। अब मैं बोल बोल करके थक गई हूँ। तुम अपनी बुरी लत को छोड़ नहीं सकते। लगता है मैं भी बहुत जल्दी दीदी के पास चली जाऊंगी। मैं अपनी दीदी के पास जाऊंगी तो न जाने तुम्हारे बारे में क्या जवाब दूंगी। अपने नकली आंसू बहाती वो बोल रही थी। मौसी, ऐसा मत बोलिए, आप मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं ये नशा छोड़ दूं ना? तो ठीक है, मैं आज आपकी कसम खा करके कहता हूँ, आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। अब तो आप खुश हैं ना? वो उसी का हाथ का सहारा पा करके उठने लगा था, पर कल्पना ने उसे थाम करके बैठा दिया था। तुम बैठो, अभी पैर में जख्म है ना, तुम खड़े नहीं हो सकते। वो उसके पास बैठ गई थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम जब नशा नहीं करोगे तो अपने हर काम को परफेक्ट कर पाओगे। तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है ना बेटे, तो ये बुरी लत छोड़नी ही पड़ेगी। तुमने ये वादा करके मुझे बहुत खुश कर दिया है, पर देखना मेरी कसम मत तोड़ना वरना तेरी मौसी मर जाएगी। नहीं मौसी, मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता। मैंने जो वादा किया है जरूर निभाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। वो हंस करके उसके गले लग गया। अब आप मुझे अपने हाथों से गाजर का हलवा बना करके खिलाइए, बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है अमित, तुम आराम करो, मैं हलवा बना करके लाती हूँ। वो अपने आंसू साफ करने की एक्टिंग करती खड़े हुई थी। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, पर तुमने नशे में बहुत काम अधूरा छोड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये नशा छोड़ करके हर काम पर सही तरह से ध्यान दो। तुम्हें तो मैंने पोसा ही इसलिए था कि तुम मेरा हथियार बनो और मैं तुम्हारे जरिए अपना बदला ले सकूं। मन में कुटिलता से सोचती वो बाहर निकल गई थी। उसी ठीक ही कहती हैं, इस नशे की वजह से मैंने बहुत कुछ खराब किया है। अब उस दिन उस लड़की को पकड़ने भी नशे में ही गया था। ये पैर का चोट भी नशे में होने की वजह से मिला है। अगर मैं नशे में नहीं होता तो उस गाड़ी के पीछे गलत साइड में नहीं दौड़ता और दूसरी गाड़ी से नहीं टकराता। मनीषा भी तो मुझसे इसी नशे की वजह से दूर भागती है। कितना पसंद करती थी वो मुझे, पर उस रात ऑफिशियल पार्टी में मेरे ड्रिंक करने के बाद हंगामा करने के कारण गुस्से से मुझसे बात करना छोड़ दिया और अब तो मेरी ओर देखती तक नहीं है। अब सब ठीक रहेगा। जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो उसे बता दूंगा कि मैंने नशा छोड़ दिया है। वैसे मैंने तो उससे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी कर लेगी तो मैं उसी दिन से नशा छोड़ दूंगा, पर उसने यकीन नहीं किया। मैं अपनी मौसी को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उनके कहने पर मैं नशा छोड़ दूंगा और अब मनीषा को भी मेरी आदतों को देख करके खुद ही यकीन हो जाएगा कि मैं सुधर गया हूँ और वो मुझसे शादी के लिए हाँ बोल देगी। मुस्कुराते हुए वो प्यार से अपने कलीग ईसा को सोचे जा रहा। इधर, अरे अरे रे, कहाँ जा रहे हो रंजन बाबू? कुछ देर हमसे भी तो मिल लो। ये देखो, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए कितनी बड़ी बारात लेकर के आया हूँ। इंस्पेक्टर ने उन पांचों को बस्ती के बाहर निकलते उनकी जीप में पकड़ा था।
उसके साथ पुलिस फोर्स की टीम थी और डीएसपी खुद भी एक अलग गाड़ी में वहां पहुंच गए थे। वो भी अपनी जीप को रोक करके रंजन के जीप के पास आए थे। नीचे उतारो, इस बार तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तुम अब कभी इतनी बड़ी गलती करने की जरूरत नहीं करोगे। तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, अब तेरी सारी चर्बी ना पिघला दी तो कहना। गुस्से से डीएसपी खुद उसे बोले थे। वो और उसके चारों पंटर बेहद घबराए हुए थे। रंजन ने स्टीयरिंग घुमा करके गाड़ी बैक करके भागना चाहा, पर इंस्पेक्टर ने उसकी चाबी निकाल करके पॉकेट में रख ली थी। अब भाग करके दिखाओ बेटा, उसने गुस्से से कहा और कॉलर पकड़ करके रंजन को खींच करके नीचे उतारा था। डीएसपी ने भी उसे 2-4 थप्पड़ खींच करके लगाया था। वो बिफर गया और उन्हें ही मारने के लिए हाथ उठाने लगा था, पर इंस्पेक्टर ने उसके दोनों हाथ पकड़ करके पीठ की तरफ मड़ोड़ दिया और हथकड़ी पहना करके लॉक कर दिया। उसे कॉलर से खींचते हुए अपनी जीप में ला करके धक्का दे करके बंद कर दिया। उसके चारे पंटरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब डीएसपी इंस्पेक्टर के साथ उस गोदाम नुमा घर की तरफ बढ़ चले थे। किसी ने पुलिस की गाड़ी को दूर से ही छुप करके बस्ती के बाहर देखा था। उसने रंजन की गाड़ी से उसे उतार करके पुलिस की जीप में बैठाते देखा था। उस आदमी ने बस्ती के लोगों के साथ कासिम भाई को भागने की खबर दिया था। अब वहां खलबली मच गई थी। सारी बस्ती के लोग अपने हाथों में हथियार उठाए रास्तों पर खड़े हो गए थे। कासिम भाई अपने जरूरी सामान और पैसों का बैग में कसने लगा था। पुलिस की जीप जब बस्ती में घुसी तो सबने उन पर छर्रे चलाने शुरू कर दिए। रंजन और उसके चारे गुर्गे के मुंह से जोरदार कहकहे निकलने लगे। डीएसपी को यही उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स को लाया था। उनके साथ 8-10 जीप में बेहद जाबाज पुलिस फोर्स थे। सबने अपने बचाव करते हुए जीप की ऊंट में ही पोजीशन ले ली। डीएसपी ने माइक करके सबको अपने हथियार रख देने को कहा था, पर उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। उनके छर्रे चलते ही रहे थे, पर सारे पुलिस अलर्ट थे। डीएसपी उतने सारे लोगों को घायल नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो अपने कुछ अफसर्स का इंतजार था जो पीछे के रास्ते से गोदाम तक पहुंच करके कासिम को गिरफ्तार करने वाले थे। जब सुरभि ने अपनी पीछे के रास्ते से भागने की बात बताई तो इस बात पर इंस्पेक्टर ने डीएसपी का ध्यान दिलाया था। वो भी समझ गए थे कि यदि वो लोग पीछे से भाग गए तो मुख्य सड़क पर पहुंच करके फरार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस की 2 गाड़ियों में 8 अफसर्स को पीछे की तरफ से भेजा था। चलो जल्दी करो, वो लोग कब तक पुलिस को रोक पाएंगे। मैंने कहा था ना, यदि वो लड़की भाग करके पुलिस तक पहुंच गई तो पूरा पुलिस लाइन इन बस्ती को रौंद करके हम तक पहुंच जाएगा। आखिर इतने बड़े बाप का बेटा था, वो ऐसे थोड़े छोड़ देता। आओ मेरे पीछे भागो सब। कासिम नोटों से भरा बैग कंधे पर लादे आगे बढ़ा था। उसके साथ 5 लोग भी बैगों में हथियार भरे भागे थे। भाईजान, आपने उस रंजन को आसरा दे करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो तो महामूर्ख है। जब लड़की भाग गई तब आपके कहने पर भी वो वापस नहीं लौटा। सारे शहर में उसे ढूंढ करके समय बर्बाद करता रहा। उस लड़की को बहुत समय मिल गया और वो पुलिस तक पहुंच ही गई। एक साथी ने गुस्से से कहा था, कमीने ज्यादा दिमाग मत चला, वो मेरे दोस्त का भाई है, मैं भी उसे अपना भाई ही मानता हूँ। कासिम ने दांत पीसते हुए उसे एक थप्पड़ लगाया था। वो सिटपिटा करके चुप हो गया और अपने गाल सहलाते हुए बोला, गलती हो गई भाईजान, मैं समझ गया। नहीं तू नहीं समझा है। जिस लड़की के कारण वो जेल की सजा काट रहा है, इंतजार कर रहा था कि जेल से निकल करके उससे शादी करेगा, वो उस चौधरी के बेटे के साथ ऐश मौज कर रही थी और अब उसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। अब तू ही बता कि वो उन दोनों को यूं ही जाने देता? उन्हें जान से मार देने के लिए ढूंढ रहा था। रंजन, हाँ, पर उससे कुछ जरूर गलती हुई है। जितना समय उसने शहर घूमने और दोबारा खाने पीने में लगाया, उतने समय में उसे शहर से निकल जाना चाहिए था। पर छोड़, अब तो वो फिर से पकड़ा गया है। अब हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। चल जल्दी पैर बढ़ा। वो अपने सारे साथियों को समझाता कुछ दूर ही गया था कि सामने से 8 अफसर्स पिस्तौल ताने उनके सामने आते दिखे थे। सारे जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना हमें
तुम्हें शूट करने की पूरी परमिशन मिली है। अगर अपनी जान की परवाह हो तो अपने सारे सामान नीचे रखो और अपने दोनों हाथ सर पर रख करके नीचे बैठ जाओ। एक अफसर ने कासिम पर निशाना साधे वार्निंग दी थी। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया था। अफसर उनसे महज 4-5 हाथ की दूरी पर चले आ रहे थे। वो वार्निंग दे करके आराम से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे थे, पर तभी भागो! कासिम और उनके साथियों ने अपने बैग को पुलिस के ऊपर फेंका था और आगे की तरफ तेजी से भागने लगे थे। उनके अचानक हमले से कुछ अफसर नीचे गिर गए थे। रुक जाओ, हमें गोलियां चलाने पर मजबूर मत करो, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उनमें जो सबसे सीनियर था वो गुस्से में बोला और जल्दी ही अपनी पोजीशन लेकर के पिस्तौल उन पर भागते अपराधियों पर तान दी थी। अफसर, गोलियां चलाओ, मगर गोलियां इन 6 लोगों के पैरों में लगनी चाहिए। फायर! आह कमीनों, तुमसे मैं निपट लूंगा। सालों ने पैर में गोलियां मार दी हैं। आह! गोलियां सबके पैरों को छेदती निकल गई थी। वो सभी नीचे गिर करके कराहने लगे थे। सबके पैरों से रक्त की धारा फूटने लगी थी। कासिम दर्द से चीखता गालियां बके जा रहा था। सारे अफसर पास आए थे। हमारा एहसान मानो कि बस तुम्हें घायल ही किया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि हमें तुम्हें शूट करने की पूरी परमिशन मिली हुई है, पर तुम एक नंबर के शातिर लोग खुद को बहुत होशियार समझते हो। आखिर कब तक कानून का मजाक बनाते रहोगे? अब कुछ दिन हमारी मेहमान नवाजी कर लो। उस अफसर ने दांत पीसते हुए कासिम का कॉलर पकड़ उठाया था। ले चलो सबको घसीटते हुए। डीएसपी ने जब अपने अफसर को सामने से कासिम को साथियों सहित खींचते हुए लाते देखा तो वो जोर जोर से चिल्ला करके उन बस्ती वालों से बोले, तुम्हारा बास अब हमारे चंगुल में है। सब अपने अपने हथियार नीचे डालो और सारे शांति से बैठ जाओ। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बास जो अभी घायल है उसे जान से मार दिया जाएगा। उनकी बात का असर कुछ धीरे धीरे हुआ। वो सारे लोग अपना हथियार नीचे रख करके उदास होकर के बैठते चले गए। सबकी आंखों से आंसू भर आए थे। कासिम भले ही गैर कानूनी धंधा करता था, पर उसने गरीब लोगों की इस बस्ती को बहुत प्यार से बसाया था। आज वो रंजन के इतने बड़े जुर्म के साथ देख करके बुरा फंसा था। वो भी अफसर के हाथ खींचा चला आ रहा था। वो तो मन ही मन ये सोच करके कुछ निश्चिंत था कि यहाँ से किसी भी कीमत पर पुलिस वालों को उन्हें ले जाने नहीं देंगे, पर ये लोग तो बैठे रो रहे थे। उसे बेहद गुस्सा आया था। सालों बैठ के टेसुआ बहा रहे हो, उठो और सारे पुलिस वालों को छर्रे से छलनी कर दो। एक भी पुलिस यहाँ से जिंदा बच करके नहीं जाना चाहिए। उठो! वो दर्द में भी जोर से गरजा था। उसकी गरजदार आवाज से उन सारे लोगों में से कुछ में हिम्मत आ गई थी। कुछ अपने कट्टे लिए खड़े हुए, पर अफसर ने अपनी पिस्तौल कासिम के सर पर लगा दी थी। तुम लोग इसकी बातों में इसकी जान के दुश्मन मत बनो। चुपचाप बैठे रहो, वरना अगली गोली इसके सर के आर पार होगी। अफसर की बात से सारे लोग अपना पूरा हौसला खो करके फिर से नीचे बैठ गए। अफसर ने उन सबको बंद गाड़ी में बैठाया था। पुलिस फोर्स ने वहां सब से हथियार ले लिए और उस गोदाम में जा करके भी सारे अवैध हथियार और पैसे ले आए थे। कासिम तो घायल था, बेचारा अपने आंखों से अपनी बस्ती के लोगों को रोते देख करके बहुत दुखी हो रहा था। डीएसपी ने सबको काम धंधा खेती बाड़ी करके ईमानदारी से जिंदगी जीने की सलाह दी थी। उन्हें भी उन सारे लोगों पर रहम आया था। वो वहां कई एकड़ में खाली पड़ी जमीन पर सबको फसल उगाने की सलाह दिए और मदद स्वरूप सरकार से पैसा दिलवाने की बात करके वापस चल पड़े थे। इंस्पेक्टर के जीप में रंजन और उसके साथी के अलावा डीएसपी भी बैठे हुए थे। कासिम को सारे अफसर्स के साथ बैठाया गया था। वो सब घायल थे। उन्हें कड़ी निगरानी में रख करके इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। रंजन अपने साथियों के साथ वापस जेल में शिफ्ट हो गया था। अब उन पर नया केस चलने वाला था, जिसकी गवाही सुरभि और दारसिल आकर के खुद देने वाले। इधर रात की सुरमई बेला घिर आई थी। अविनाश जी के घर में आज अंजनी
खुशियों ने पैर पसारे दिए थे। उनके बड़े से लिविंग रूम में सारे लोग बैठे हुए थे, गप्पियों में मगन थे। निधि नौकरों के साथ मिल करके सबके लिए खाना लगा रही थी, जिसकी सहायता में सुरभि भी जबरदस्ती लग गई थी। रक्षित ने दारसिल का हाथ थाम रखा था और चौधरी जी वहीं बैठे कुछ सोच रहे थे। चौधरी जी को रक्षित और निधि की चुहलबाजी से बहुत कुछ अंदाजा हो गया था। वो अपने मन में कुछ विचार करते हुए रक्षित से धीरे से बोले थे, बेटा तू नहीं था तो मैंने दारसिल की शादी कर दी। अब तू आ गया है तो अपने बारे में कुछ सोच, है कि नहीं? रक्षित हंस दिया था। दारसिल ने भी इस सवाल पर उसे गौर से देखा था। उसकी आंखें अनायास निधि की तरफ चली गई। पापा अभी अभी तो मैं ठीक हुआ हूँ, मैं इसके बारे में क्या सोचूंगा। अभी मुझे दारसिल के साथ मिल करके अपनी कंपनी को संभालना भी है, बहुत सारे अधूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फिर आप जहाँ कहेंगे मैं भी सेटल हो जाऊंगा। बेटा ऑफिस घर तो सब दिन संभलता है, पर मैंने कुछ सोचा है। वो रक्षित को प्यार से देखते हुए बोले थे, बेटा मुझे निधि बहुत पसंद आई है, बहुत प्यारी बच्ची है। मैं उसका हाथ तुम्हारे लिए अविनाश जी से मांगना चाहता था, पर तुमसे पूछना जरूरी है। पापा आपकी इच्छा है तो जरूर बात कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, पर मैं एक बार उससे पूछ लेना चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करेगी या नहीं। तब आप अविनाश अंकल से बात कर लीजिएगा। वो भी मुस्कुरा करके निधि को देखता बोला था। चौधरी जी का हृदय प्रसन्नता से भर उठा था। निधि सबको खाने के लिए बुलाने लगी थी। सब उठ करके डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे। सुरभि आगे बढ़ करके दारसिल को पकड़ने लगी थी, पर रक्षित ने उसे पकड़ लिया था। उसके पैर में जख्म था जिससे वो लंगड़ा करके चल रहा था। वो मुस्कुरा करके वापस खाना परोसने चली गई थी। सब लोग आनंद पूर्वक खाने का लुत्फ लेने लगे थे। खाने के बाद चौधरी जी अपने घर जाना चाहते थे, पर अविनाश जी ने बहुत ही सम्मान से उन्हें रोक लिया था। सारे लोगों के लिए कमरे तैयार कर दिए थे। अब सब सोने जाने वाले थे। तभी गेट कीपर ने इंटरकॉम पर इंस्पेक्टर के आने की सूचना दी थी। सब हाल में ही वापस बैठ गए थे। इंस्पेक्टर आपने उस रंजन और कासिम को गिरफ्तार कर लिया ना? सुरभि उसके आते ही बेताब होकर के पूछ बैठी थी। हाँ सुरभि मैम, रंजन जेल में बंद है और कासिम अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके पैरों में गोली मार करके पकड़ना पड़ा था। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो मुस्कुरा करके बोला और दारसिल से बोला, आप ठीक है ना दारसिल? बिल्कुल इंस्पेक्टर, आपकी तत्परता से उस शहर से बाहर नहीं भाग पाया। इस बार मैं खुद आकर के उसके खिलाफ गवाही दूंगा और देखता हूँ कौन उसे बचाता है। उसके आतंक ने आज तक सुरभि को डरा करके रखा था, पर इस बार उसने हम दोनों को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं उसे इस बार आसानी से छूटने नहीं दूंगा। गुस्से से वो तमतमा उठा था। दारसिल सर, आपका बयान इस बार रंजन को लंबे समय के लिए जेल से बाहर आने नहीं देगा। अब मैं उसे खुद हर वक्त अपनी निगरानी में रखूंगा। आप अपना बयान मुझे लिख करके दे दीजिए। वो अपनी डायरी निकाल करके बोला था। दारसिल ने उस शाम आए किसी के कॉल से लेकर के आज तक की पूरी बात विस्तार से बता दी थी। दारसिल सर, अब आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। आपके लिखाए रिपोर्ट के आधार पर उन सबको बहुत लंबी सजा मिलेगी। मैं आपको सारी बात फोन से बताता रहूंगा। बिल्कुल इंस्पेक्टर, आप एक एक रिपोर्ट देते रहिएगा, पर दारसिल को नहीं, मुझे दीजिएगा। मैं कल ही आपसे मिलने पुलिस स्टेशन आता हूँ। रक्षित मुस्कुरा करके बोला था। तो दारसिल कुछ बोलने लगा था, पर रक्षित ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। तुम्हारा बड़ा भाई अब आ चुका है दारसिल, अब तुम आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो मुस्कुरा दिया था। चौधरी जी भी दारसिल को इशारे से निश्चिंत रहने को बोले थे। बड़ा भाई, आप रक्षित रक्षित चौधरी हैं क्या? आप तो मर गए थे, मेरा मतलब आपकी तो मौत हो गई थी ना? वो हकलाते हुए बेहद अचंभित होकर के बोला था। उसके पहले आए इंस्पेक्टर ने उसे रक्षित मर्डर केस की फाइल सौंपी थी, जिसकी जांच पड़ताल उसने ही की थी, पर काफी खोजबीन के बाद रक्षित चौधरी के केस में कुछ खास पता नहीं चल पाया था।
साधारण सा एक्सीडेंट केस था जिसे हत्या कह करके दार्सिल ने रिपोर्ट लिखवाया था, पर कुछ पता नहीं चला था। रक्षित के बेहद क्षतिग्रस्त शव को चौधरी जी को सौंप करके पुलिस विभाग ने उसका फाइल बंद कर दिया। आपकी बॉडी तो मैंने खुद आपके घर पहुंचाया था, अब आप कैसे जीवित हैं? इंस्पेक्टर, बहुत लंबी कहानी है, आप बैठिए, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। वो बोला तो सब फिर से बैठ गए थे। रात भी कुछ खास नहीं थी, अभी 9:30 ही बजे थे, पर रक्षित ने सुरभि को बुला करके दार्सिल का हाथ, लो सुरभि, दार्सिल को अब आराम करने के लिए ले जाओ। उसने दार्सिल का हाथ थमा दिया था। सुरभि, तुम मेरे गुस्सैल दार्सिल के लिए परफेक्ट हो, पर कैसे संभालती हो इसे। वो हंस दिया था। दार्सिल ने नाराजगी से रक्षित को देखा था, पर सुरभि हंस दी थी। हाँ भैया, आपने सच ही अच्छा नाम दिया है, ये बहुत गुस्सैल हैं, छोटी छोटी बातों में भी मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, और इसके गवाह हैं पापा। क्यों पापा, मैं सच बोल रही हूँ ना? वो रक्षित से बोलते हुए चौधरी जी की तरफ देख करके हंसते बोली थी। वो तो बुरी तरह से फंस गए थे। अब एक तरफ सुरभि उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और दूसरी तरफ दार्सिल नाराज हो करके उसे देखे जा रहा था। रक्षित को उनकी दुविधा समझ आ रही थी। वो बातों का रुख वापस से अपनी तरफ करता बोला, सुरभि, तुमने मुझे भैया कहा ना? वो घबरा गई थी। मैं आपको भैया नहीं कह सकती क्या? आप तो दार्सिल जी के भैया हैं ना, तो मेरे भी तो भैया हुए ना, इसलिए मैंने आपको। रक्षित को उसकी हकलाहट पर हंसी आ गई। हाँ, मैं तुम्हारा भैया ही हूँ, तुम मुझे हक से भैया बोल सकती हो। अब जाओ, तुम दोनों आराम करो, तुम दोनों ने बहुत कष्ट झेला है। वो बहुत दुख से बोला था। भैया, हम दोनों से ज्यादा कष्ट तो आपने झेला है, हमें भी आप पर बीती सारी बातें सुननी है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बैठो सुरभि। वो नाराजगी से उसका हाथ पकड़ करके बैठ गया था। रक्षित हंस करके उसका बाल सहलाते हुए वहीं बैठ गया था। भैया, क्या आपको पिछले 2-2.5 सालों की कोई बात याद नहीं है? दार्सिल ने बेहद ही कष्टों से पूछा था। अपने भाई के बारे में सुरभि से सब कुछ जान करके वो बहुत दुखी था। रक्षित सर, आप अपने साथ हुए हादसे का रिपोर्ट मुझे लिखा दीजिए। इतने दिन आप कहाँ थे और किसने आपको पागलपन की स्थिति तक पहुँचाया था? सब कुछ डिटेल में बता दीजिए। मुझे आपके दोषियों को जल्दी ही पकड़ना है। मैं कल ही आपका क्लोज फाइल ओपन करवाता हूँ। दार्सिल सर का शक बिल्कुल सही था। आपके मर्डर की साजिश रची गई थी। आपको वहां से हटा करके किसी डेड बॉडी को प्लान किया गया था, पर आपके नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही कैसे थी? ये सारी डिटेल अब मैं बाहर ले करके आऊंगा। इंस्पेक्टर ठोस इरादों के साथ सोचता बोला था और अपनी डायरी के पेज पलट करके लिखने के लिए तैयार हो गया। मुझे बस इतना याद है इंस्पेक्टर कि जब हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं गाड़ी से फेंका करके सड़क पर गिर पड़ा था। मेरे सर में बहुत चोटें आई थी और मैं दर्द से बेहोश होने लगा था। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा पाया था। मैंने डॉक्टर से अपने पापा को बुलाने को कहा था, पर उसने कहा कि वो खुद मुझे घर छोड़ आएंगे। फिर घर ले जाने के नाम पर मुझे एक गाड़ी में बैठा करके मेरी आंखों को बांध करके ना जाने कहाँ ले गए। मैंने अपनी पट्टियां खोलने को कहा तो वो लोग पापा को सरप्राइज देने की बात बताने लगे थे। जहां वो लोग मुझे ले गए थे वो जंगल बहुत दूर था। वहां पर मुझे एक छोटे से कमरे में ला करके बंद कर दिया गया था। मैं बहुत चीखा चिल्लाया पर गेट किसी ने नहीं खोला। बहुत समय बीतने पर कुछ लोग आए थे। वो सब हॉस्पिटल के मेंबर लग रहे थे। वो सब मुझे पकड़ करके एक कमरे में ले गए जहां बहुत सारा मशीन लगा था। वहीं पर एक बेड पर लेटा करके मेरे सर में मशीनों को फिट करके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। मैं दर्द से तड़प करके बेहोश हो गया और फिर उसी दिन से मेरे साथ वैसे किए जाने लगे। मैं अपने दर्द को झेल नहीं पाता था, पर मुझे हर सप्ताह वैसे ही यातना दी जाती थी। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलने लगा था। हाँ, बस इतना याद है कि एक आदमी और औरत अक्सर मुझे देखने आया करते थे, पर अब मुझे उनके चेहरे याद नहीं हैं। कितने समय बीत गए हैं मैं ये भी नहीं जानता। फिर निधि ने मुझे
पढ़ना सिखाया और अविनाश अंकल ने मुझे बेटे की तरह प्यार दिया। ये याद है, आज सुबह मैंने सुरभि को यहीं बैठ करके रोते देखा और उसके मुंह से दार्सिल नाम सुन करके अपने दिमाग में उठते ज्वार को शांत करता रहा। पर ब्लड देने के बाद जब दार्सिल को बेहोश भरा चेहरा देखा तो मुझे अचानक अपने एक्सीडेंट की सारी बातें याद आ गई। वो बता करके चुप हुआ था। चौधरी जी भी सुरभि की आंखें आंसुओं से भर आई थी, पर दार्सिल की मुट्ठियां क्रोध से भींचने लगी थी। इंस्पेक्टर सर, चिंटू सॉरी रक्षित मुझे अलेसा की पहाड़ियों के रास्ते में मिला था। मैं जब अपनी फोटोग्राफी करके लौट रही थी तो एक जीप का पेड़ से टकरा करके एक्सीडेंट हो गया था। मैं वहां गई तो एक नर्स, क्या नाम बताया था उसने? निधि सोचते हुए बोली थी। हाँ रमा। उसने मुझे इसे ले जाने को कहा और कहा कि पागल खाने के डॉक्टर ने इसे बहुत कष्ट दिया है। रक्षित को कुछ याद नहीं था तो वो चुपचाप बैठा रहा। दार्सिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। इंस्पेक्टर, आप कल ही अलेसा की पहाड़ियों के रास्ते में उस पागल खाने को ढूंढिए और उस डॉक्टर को पता लगवाइए। उस डॉक्टर को पकड़ते ही भैया का अपराधी सामने आ सकता है। जी दार्सिल सर, मैंने भी आज तक उधर के इलाके के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना, पर मैं खुद कल ही उधर जाता हूँ और उस पागल खाने का पता लगा करके सारी बात देखता हूँ। इंस्पेक्टर सोचते हुए बोला और उठ करके खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। मैं कल ही रक्षित सर के अपराधियों के पीछे अपनी जांच शुरू करता हूँ। ओके। वो चौधरी जी और अविनाश जी को नमस्ते बोल करके बाहर निकल गया था। दार्सिल, रक्षित जाओ बेटा, अब सो जाओ, रात गहरी होने लगी है। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है, पर अब हमें मिल करके तुम दोनों के गुनहगारों को ढूंढना है और उन्हें सजा दिला करके अपने परिवार को सुरक्षित करना है। चौधरी भी भीगी आंखों से दोनों बेटों को बोले थे। चौधरी जी, आप भी आराम कीजिए। अब आपके दोनों बेटे और बहू आपके सामने हैं। आपने भी बहुत कष्ट सहा है, पर अब वक्त आपके पास ढेर खुशियां लिए खड़ा है। आज आराम कीजिए, कल आपके घर में खुशियों का जश्न होगा। अविनाश जी उनके कंधों पर हाथ रख करके बोले थे। चौधरी जी मुस्कुरा दिए थे। सब अपने अपने लिए तैयार कमरे की तरफ चल दिए थे, पर निधि अपने कमरे में ना जा करके छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। रक्षित ने उसे जाते देखा तो उसके पैर निधि के पीछे चल पड़े थे। कि सोच में डूबी हो निधि रेलिंग पकड़ करके चांद को गौर से देखती निधि के पीछे से वो बोला तो निधि ने चौंक करके उसे देखा था। कुछ खास नहीं, पर इतने महीनों से तुम्हारे साथ रहने की आदत सी हो गई है। अब कल तो तुम अपने घर चले जाओगे, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। उसने लंबी सांस ले करके थके स्वर में कहा था। रक्षित थोड़ा मुस्कुरा दिया था। ये बात तो जिस दिन तुमने मुझे अपने घर लाया था उसी दिन से जानती थी ना। ये परिस्थिति तो एक दिन आनी ही थी, तो आज इतनी बेचैन क्यों हो? बोलो तो मैं नहीं जाऊं। अरे नहीं रक्षित, तुम्हारे पापा और भाई को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो अपने माँ के जाने के बाद से ही अकेली हूँ। अब भी रह लूंगी। बेहद उदास हो करके वो बोली थी। रक्षित को उसकी आवाज गहरे कुएं से आती हुई सुनाई पड़ रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। एक बात बोलूं निधि, प्लीज नाराज मत होना, रक्षित ने बहुत हिम्मत करके कहा था। क्या? बोलो ना। आज हम दोनों की एक साथ अंतिम रात है। कल से तुम अपने घर और मैं अपने घर। तुम्हारे मन में जो बात है कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो फीकी मुस्कान से बोली थी। निधि, तुम चाहो तो हम एक साथ रह सकते हैं। तुम भी मेरे घर का हिस्सा बन सकती हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल होगा। आई लव यू निधि। वो उसका हाथ थाम करके बोला था। निधि मुस्कुरा दी थी। उसकी आंखों से आंसू फिसल करके गालों को भिगोने लगे थे। रक्षित घबरा गया था। निधि, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी इच्छा बता रहा हूँ। तुम अपनी हाँ या ना मात्र बता दो। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो
मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। पर तुम रो मत, हम दोस्त थे और दोस्त बन करके ही रहेंगे। उसके आंसू पोंछता वो घबराए हुए बोला था। निधि ने अपने गालों पर उसके दोनों हाथों को पकड़ करके रोक लिया था। ऐसी बात नहीं है रच्छित, मेरी जिंदगी में बस पापा हैं और कोई नहीं। मैं भी तुमसे अनजाने में प्यार करने लगी थी। आज तुम्हारे अपनों के साथ जाने की बात सुन करके डर रही थी, पर तुमने अपने दिल की बात बता करके मुझ पर एहसान कर दिया। वो हंस करके बोली तो रक्षित ने उसे खींच करके अपने गले से लगा लिया। मेरा जवाब तो सुन लो रक्षित, उसकी बाहों से बाहर निकलने को मचलती वो बोली थी, पर रक्षित ने उसे नहीं छोड़ा था। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया निधि। अब मैं अपने पापा को हाँ बोल दूंगा और जल्दी ही तुम मेरे घर में मेरे दिल की रानी बन करके आ जाओगी, उसने हंस करके कहा था। आई लव यू टू रक्षित, मैं भी तुमसे अलग हो करके नहीं रह सकती। मुझे हमेशा तुम्हारी धड़कनों में रहना मंजूर है। निधि चैन से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा करके हंसती बोली थी। आसमान में खिला पूरा चांद बादलों से बाहर निकल आया था। वो भी उन दोनों के मिलन पर खिलखिला उठा था। वो उजला चांद अपनी चांदनी में उन्हें सराबोर करते हुए उनके प्यार का गवाह बन बैठा था। वो हसीन रात गहराने लगी थी। रक्षित और निधि एक दूसरे की बाहों में समाये अपनी अपनी धड़कनें गिन रहे थे। उन दोनों की खामोश आंखें एक ही सपनों को बुनने लगी थी। निधि ने कभी सोचा नहीं था कि उस दिन जिस पागल लड़के को वो अपने घर मात्र हमदर्दी के कारण लेकर के आ रही थी, वो आज सच में उसे पागलों की तरह बेपनाह प्यार करेगा। वही रक्षित की पिछली सारी यादें धूमिल हो चुकी थी। उसे बस याद थी तो निधि की दोस्ती, उसका खुद की परवाह करना, उसके साथ खेलना, उसे पढ़ाना और उसकी ढेरों बातें सुनना। वो दोनों इस प्यार के मजबूत बंधन को सोचे जा रहे थे। रक्षित, उसने पुकारा था। हूँ, बोलो ना निधि। अब हमें अपने अपने कमरों में जा करके सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। हाँ, बोल तो रही हो तुम सही, पर मेरा ना नन्हा सा दिल तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। निधि, क्या करूं? वो निरूठे स्वर में बोला था। हम जुदा कहाँ हो रहे हैं रक्षित, बस रात भर के लिए सोने जा रहे हैं। कल हमारी शादी की बात तय हो जाएगी तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे ना। अगर पापा ने ये किसी नौकर ने मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो उसके बालों में हाथ फिराती प्यार से बोली थी। हाँ, मैं पापा को सुबह ही अविनाश अंकल से बात तय करने को बोल दूंगा। ओके, चलो हम सुबह मिलते हैं। रक्षित ने उसकी बात को समझा और उसे अपने सीने से अलग करके उसका हाथ थाम लिया था। नीचे तक तो मेरा हाथ थाम करके चलो। निधि वो हंस करके उसका हाथ पकड़ ली थी। दोनों के कदम नीचे की तरफ चल पड़े थे। आसमान में खिला सफेद चांद एक बार फिर से बादलों की ओट में जा छुपा था। उसे भी तो आराम करना था ना। उस कमरे को निधि ने स्पेशली उन दोनों के लिए मोगरे के फूलों से सजवा दिया था। दारसिल बिस्तर पर लेटा चारों ओर से आ रही मोगरे की खुशबू को अपने अंदर भरने लगा था। आज वो बेहद खुश था। उसे अपना मृत भाई सही सलामत मिल गया था। वो अपनी सुरभि के साथ रंजन के चंगुल से आजाद था और वो वापस से जेल में बंद था। उसके लिए ये रात बेपनाह खुशियों से भरी रात थी। उसने प्यार से सुरभि को देखा था। उसने निधि की माँ की पुराने जमाने की गोदरेज गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। इस साड़ी ने उसे पुराने जमाने की मधुबाला सा लुक दे दिया था। आज वो बिल्कुल उसे नई सी सुरभि लग रही थी। अभी वो अपने बालों को सुलझा रही थी। उसे उसके लंबे बालों से कुछ याद आ गया था। सुरभि, आज तुम अपने बालों का जूड़ा बनाओ ना। सुरभि को हंसी आ गई थी। वो हाँ में सर हिला करके उसकी बात मानने लगी थी। उसने अपने घने बालों को मोड़ करके एक जगह किया और बालों को घुमा करके बड़ा सा जूड़ा बना लिया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब मेरे पास आओ। उसने हाथ फैला करके उसे बुलाया था। सुरभि शर्माती उसकी तरफ बढ़ गई थी। पता है सुरभि, जब रंजन ने मुझे मोबाइल पर तुम्हें कार में आंखों पर पट्टी बांधे आते दिखाया था तो
मुझे तुम पर बेहद गुस्सा आया था। मैंने तुम्हारे गुस्से से ही खुद को आज़ाद किया था। मेरे हाथ कट रहे थे, चेहरे पर चोट आई थी, पर मुझे कुछ दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मुझे बस तुम तक पहुंचना था और उस रंजन के चंगुल से बचाना था। अपनी बाहों में लिपटा करके उसे अपने सीने पर लिटाता बोला था। सुरभि ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो दार्सिल ने अपना हाथ रख करके उसे चुप करा दिया था। सुरभि, मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोलने वाली हो। तुमने उस समय भी कहा था कि अगर मुझे कोई मारने की धमकी देगा तो तुम घर में चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। तुम्हारे हिसाब से ही सही होगा, पर जानू तुम्हारे इस कदर ने मेरी जान निकाल करके रख दी थी। तुम उसके पास थी और मैं बंधा हुआ खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। सुरभि, तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद तुम कभी भी इतना बड़ा कदम बिना किसी को बताए नहीं उठाओगी। गलती हो गई पतिदेव, अगली बार से ऐसा जब मैं मुसीबत में पड़ूंगी तो आपकी बात याद रखूंगी और उस मुसीबत को इंतजार करने को बोलूंगी। फिर आपसे परमिशन लूंगी, तब घर से बाहर निकलूंगी। वो खिलखिला करके हंस दी थी। अब ठीक है ना पतिदेव? तुम बहुत बदमाश हो गई हो सुरभि, अगली बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अच्छा, अब मेन मुद्दे पर आओ। उसके जूड़े में पलंग के किनारे से मोगरे के फूलों को उठा करके लगा दिया और उसकी आंखों में देखता बोला था। सुरभि ने आंखों के इशारों से क्या पूछा था? जो झूठ तुमने वहां कहा था, मुझे अब उसे सच करना है। मुझे पापा बनना है सुरभि, तुम मेरा साथ दोगी ना? दार्सिल की बेपनाह चाहत में डूबी आंखों में वो ज्यादा देर देख नहीं पाई थी। उसे बेहद शर्म आने लगी थी। वो उठने को हुई तो दार्सिल ने उसे और कस करके पकड़ लिया था। छोड़िए ना दार्सिल जी, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए मुझे। जानू, थका तो मैं भी हूँ, पर मेरी सारी थकान तो तुम्हें बाहों में लेते ही खत्म हो जाती है। अब तो तुम कितने भी बहाने बनाओ, मुझसे दूर नहीं जा सकती। अभी मेरे सवालों का जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने कस करके उसे पकड़ करके खुद के और करीब कर लिया था। सुरभि के सिल्की बालों को जूड़ा खुल करके बिखर गया था और उसके चेहरे पर आ गया था। दार्सिल उसके बालों को अपने एक हाथ से हटा करके पीछे हटाने लगा था। मेरे सवाल का जवाब दो ना जानू, अपने घायल पति को और कितना तड़पाओगी? वो उसकी बात अनसुनी करते बोला था। सुरभि ने अब उसकी आंखों में देखा और बोली, दार्सिल जी, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, पर आप खुद सोचिए ना, हमने रक्षित भैया से पहले शादी की है और अब मम्मी पापा बनना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। वो भी जानते हैं हमारा शादी हुए साल भर होने जा रहा है। अब अगर हमने ये खुशी अपने परिवार को दी तो सब बेहद खुश हो जाएंगे। वो हंस करके बोला था। और भी कोई बहाना बचा है जानू? सुरभि ने हंस करके उसे देखा और नहीं में सर हिला दी। दार्सिल ने खुश हो करके उसे अपने बगल में लिटा लिया और अपने हाथों को तकिए से अड़ाते हुए अधलेटा बन करके उसे देखते हुए पूछा था, तब तुम तैयार हो? सुरभि कुछ बोली नहीं, बस दार्सिल को खुद के ऊपर खींचते हुए कस करके अपनी बाहों में जकड़ ली थी। दार्सिल को अपना जवाब मिल गया था। वो खुशी से उसके बंधन में घिरा उसे मदहोश नजरों से देखने लगा था। बाहर आसमान में चांद अपनी चांदनी सहित बादलों की छांव में छुप करके आंख मिचौली कर रहा था। उसे भी अपनी चांदनी से बेहद प्यार था और वो भी अभी लुका छुपी करके उसे मनाने में जुटा था। वो सुबह बेहद ही हसीन थी। रक्षित को हाँ कह करके निधि के पैर हवाओं में उड़ रहे थे। वो मुस्कुराती किचन में नौकरों को गाइड कर रही थी। सब उठ चुके थे सिवाय रक्षित के। वो अभी तक सोया था। चौधरी जी फ्रेश हो करके उसके कमरे में गए थे। वो तकिए को अपनी बाहों में पकड़ करके गहरी नींद में सो रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो वापस आए और उसके पास बैठ करके बाल सहलाने लगे। निधि, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही करती रहो ना। नींद में ही वो बोलने लगा था। चौधरी जी मुस्कुरा करके, चौधरी जी की मुस्कान गहरी हो गई थी। वो अपना हाथ वापस खींच लिए थे। अरे करो ना निधि, क्यों हाथ हटा ली? वो नींद में ही भुनभुनाया था। बेटा, आंखें खोल करके तो देखो, मैं तेरा पापा हूँ, निधि नहीं। और जोर से हंस दिए थे। उनके पीछे रक्षित
के लिए ट्रे में कॉफी लिए आ करके चुपचाप खड़ी निधि के चेहरे पर बेहद शर्मीली मुस्कान आ गई थी। ओह पापा आप, गुड मॉर्निंग पापा। वो हड़बड़ा करके उड़ बैठा था। उसकी नज़र निधि पर गई थी जो एक हाथ में अपना माथा ठूंकती इशारे से उसे बुद्धू बोल रही थी। हाँ बेटा जी, मैं आपका पापा। तो अब मेरे हाथों का प्यार भी आपको निधि जैसे लगता है? वो मुस्कुराते हुए बोले थे। न नहीं पापा, वो रोज निधि ही मुझे उठाने आती थी ना, वो मुझे लगा कि वही होगी। पर आपने ये बिल्कुल गलत बोला पापा। मैं आपके प्यार को कैसे भूल सकता हूँ? आप ही तो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। दारसिल तो माँ का दुलारा था, पर मैं तो आपका दुलारा था ना। थे नहीं हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। पर दारसिल को भी मैं भी देखता हूँ। तुम्हारी मौत के खबर के बाद माला खुद को संभाल नहीं पाई थी। उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि जीते जी उठ नहीं पाई थी। वो पत्नी को याद करके भावुक हो उठा था। रक्षित भी गमजदा हो गया था। रक्षित अंकल, आप दोनों अपनी उदास सूरत ठीक कीजिए। तो वो आगे आ करके बोली थी। दोनों एक साथ उसे देखने लगे थे। अंकल, बीते वक्त के साथ हमारी ढेर सारी यादें छुपी होती हैं। इन्हें उदास हो करके या आंसू बहा करके खराब नहीं करनी चाहिए। आपके और आंटी के आशीर्वाद से आज आपके दोनों बेटे ठीक हैं। आपको अब क्या चाहिए? आंटी जहाँ भी होंगी आप सबको देख करके खुश हो रही होंगी। अब ऐसे में आप जो आंसू बहाएंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा। चलिए दोनों उठिए, सब लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। ये देखो रक्षित, तुम्हारी कॉफी भी ठंडी हो गई है। आप दोनों बाहर आइए, मैं दूसरी कॉफी बना करके लाती हूँ। वो हंस करके बोली और मुड़ने लगी थी। निधि बेटा रुको। उनकी आवाज पर वो रुक करके चौधरी जी को देखने लगी थी। बेटा, तुम्हारे कारण आज मेरा रक्षित मेरे साथ है और अब इसे सब कुछ याद भी आ गया है। इसका एहसान तो मैं कभी नहीं उतार सकता। पर बेटा, तुमसे एक बात बोलूंगा तो मानोगी? निधि की नज़र रक्षित की तरफ गई थी। वो मुस्कुरा दिया था। उसे कुछ कुछ समझ में आ गया था कि क्या बोलने वाले हैं। अंकल, आपको जो कहना है कहिए, पर ये एहसान वाली बात अब कभी मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। चौधरी जी हंस दिए थे। ठीक है निधि, अब नहीं जताऊंगा तेरा एहसान, पर इसके बदले में एक बात पूछना है। तुमने मेरे पगले बेटे को ठीक किया है। क्या इस पगले को जीवन में हमेशा खुशियों के रंग बिखेरने मेरे घर आओगी, मेरी बड़ी बहू और रक्षित की दुल्हन बन करके? या तुम्हारी हाँ हो तो मैं अविनाश जी से बात कर लेता हूँ। निधि मुस्कुरा करके सर झुका ली थी। उसे बहुत शर्म आने लगी थी। रक्षित इसके इस शर्मीले रूप को अपने दिल में बसाने लगा था। जी अंकल, मुझे आपकी बात मंजूर है। वो मुश्किल से बोल करके बाहर निकल गई थी। रक्षित, तुम फ्रेश हो करके आओ, मैं बाहर जाता हूँ। चौधरी जी मुस्कुरा दिए और उठ करके उसका पीठ सहलाते बाहर निकल पड़े थे। रक्षित का दिल खुशियों से भर गया था। वो कूद करके बिस्तर से उतरा और डांस करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। अविनाश जी, आपका एक बार फिर से बहुत आभार, जो आपने मेरे बेटे को इतना प्यार दिया। पर मेरा दिल इतने से भी नहीं भर पाया है। मुझे आपसे कुछ और भी मांगना है, किंतु आपको मंजूर हो तो ही। नाश्ते के बाद सब बैठे थे और एक बार फिर से कॉफी का दौर चला था। तभी वो बोले थे। चौधरी जी, आप संकोच मत कीजिए। आपको मेरे घर से जो चाहिए आप बेझिझक ले लीजिए। कहिए क्या सब दूं आपको? वो दिल बड़ा करके बोले थे। दारसिल ने पापा को अजीब नज़रों से देखा था। उसे चौधरी जी की मांगने वाली बातें कुछ अच्छी नहीं लगी थी। अविनाश जी, मुझे आपकी ये पैसों से खरीदी कोई वस्तु नहीं चाहिए। मुझे तो आपके प्यार से संवारी, आपकी जान से प्यारी बच्ची, आपका अनमोल हीरा अपने रक्षित के लिए चाहिए। मैं निधि को अपने रक्षित के लिए आपसे मांगता हूँ। आपको यदि मंजूर हो तो। अविनाश जी ने निधि को देखा था। वो शर्म से पसीने से तर हो गई थी। उनकी नज़र अब रक्षित पर गई।
वो भी खुशी से तिरछी निगाहों से निधि को ही देखे जा रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। चौधरी जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं निधि और रक्षित के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आपको पता है, जब रक्षित थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था तो मुझसे बहुत सारी बातें करता था। मैं हमेशा सोचता था कि काश मुझे भी रक्षित जैसा बेटा होता, पर आज सच में आपने मेरे दिल की इच्छा पूरी करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, अब तो हम समझी हैं। आइए गले मिलते हैं। वो कप को टेबल पर रख करके उठ करके उनकी तरफ बाहें फैलाए बढ़ गए थे। रक्षित ने मुस्कुरा करके निधि को आंख मार दी थी। वो शर्म से वहां से भाग करके अपने कमरे में छुप गई थी। दारसिल को अब पापा की मांगने वाली बात समझ में आ गई थी। वो भी मुस्कुराने लगा था। सुरभि उठ करके किचन में चली गई थी। लीजिए पापा, अंकल, आप लोग मुंह मीठा कीजिए, मैं अपने भैया और भाभी को मुंह मीठा करवाती हूँ। वो ट्रे भर करके मिठाई लाई थी। पापा, आप बस एक छोटा टुकड़ा खाएंगे, चौधरी जी को धमकी देते वो टेबल पर ट्रे रख करके 2 प्लेटों में मिठाई रख करके रक्षित और दारसिल को खाने दी। आप दोनों मिल करके मिठाई खाइए, मैं अपनी जेठानी का मुंह मीठा करा आती हूँ। वो एक प्लेट मिठाई लिए वो मुस्कुराते हुए निधि के कमरे की तरफ चल दी थी। मेरी प्यारी जेठानी जी, अपना मुंह तो खोलिए। वो निधि के पास जा करके उसके मुंह में पूरा गुलाब जामुन भर दी थी। आपसे पहली बार मिल करके ही मुझे आपकी अच्छाई ने बहुत प्रभावित किया था। अब आप अपनेपन के साथ हमेशा के लिए हमारे घर आएंगी, ये सोच करके तो मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। सुरभि खुशी जाहिर करती बोली थी। वो अपने मुंह में भरा पूरा गुलाब जामुन खाते हुए परेशान हो रही थी। सुरभि, तुम मुझे कुछ देर पहले तक तो तुम बोलती थी ना, तो अब आप क्यों? वो जैसे तैसे मिठाई खत्म करके मुंह बनाती बोली थी। ये आप वाप नहीं चलेगा, तुम मुझे तुम ही कहोगी। हम दोनों बहनें बन करके रहेंगी और हम दोनों भाइयों पर हुक्म चलाएंगी, यही ना? रक्षित दारसिल का हाथ पकड़े अंदर आया था और बीच में ही निधि की बात को उचक लिया था। दारसिल जोरों से हंस पड़ा था। जी नहीं, मैं कह रही थी कि हम दोनों बहन बन करके रहेंगे और तुम दोनों को संभालेंगे। रक्षित, तुम भी ना, भले रक्षित बन गए हो मगर चिंटू के करेक्टर में कभी भी घुस जाते हो। वो नहले पर दहला मारते हुए उसका उड़ा चेहरा देखने लगी थी। सुरभि और दारसिल की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी, पर रक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा था। दारसिल जी, तूफान आने वाला है, आइए हम दोनों बाहर चलते हैं, वरना हमारा भी बुरा हाल होगा। सुरभि तेजी से उठी और दारसिल के कानों में बोलती उसका हाथ थामे बाहर निकल गई थी। उनके जाते ही निधि भी बाहर भागने लगी थी, पर रक्षित ने उसे कमर से पकड़ करके अपनी बाहों में भर लिया था। मेरा गुस्सा अब तुम शांत किए बिना कहाँ भाग रही हो? मैंने पहले भी कहा था ना, मुझे चिंटू नाम अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुमने आज क्यों बोला? अब तुमको इसकी सजा मिलेगी। वो नकली गुस्से से उसकी आंखों में झांकता बोला था। निधि उसकी आंखों का ताव ना ला करके अपनी नजरें झुका करके उससे छूटने की कोशिश करने लगी थी। रक्षित, छोड़ो ना, सुरभि आ जाएगी। कोई नहीं आएगा, पहले तुम मुझे वादा करो आज के बाद कभी मुझे चिंटू नहीं बोलोगी, और आज तो मैं जा रहा हूँ तो अपने प्यार की एक निशानी दोगी। वो बहुत उम्मीद से बोला था। निधि ने उसे देखा और हंस करके हाँ में गर्दन हिला दी थी। वो रक्षित के सीने में सर छुपाए उसकी खुशबू को अपनी धड़कनों में भरने लगी थी। आधे घंटे बाद वो सब सारी बात तय कर चुके थे, पर वो सारी बातें रक्षित और निधि से छुपा करके रखी गई थी। वो दोनों भी अब बाहर आ गए थे। अविनाश जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी ही आपसे आगे की बात करूंगा। मैं चाहता था कि अभी निधि को अपने घर ले जा करके दिखा देता, पर अपने घर की होने वाली बड़ी बहू का स्वागत ऐसे नहीं करूंगा। इसलिए बस 2 दिन के बाद मैं सारी व्यवस्था करके अपनी बहू को घर बुलाऊंगा। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते बोली थी। जरूर चौधरी जी, मेरी बिन माँ की बच्ची
को आपका बेटा पति रूप में मिल रहा है, ये इसका सौभाग्य है। हम दोनों आपके बुलावे का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अविनाश जी बेहद फक्र से बोले थे। सुरभि ने निधि को अपने गले से लगा लिया था। रक्षित ने अविनाश जी को प्रणाम किया और दार्सिल का हाथ थाम करके बाहर निकल पड़ा था। घर के सारे नौकर सब भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। रक्षित ने चौधरी जी से कुछ पैसे मांगे थे। वो दार्सिल और सुरभि की गाड़ी में बैठने को बोल करके उनके पास आ गया था। राघव चाचा, ये कुछ पैसे मेरी तरफ से भी रख लीजिए। आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह खरीद लीजिएगा। चाचा, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं हमेशा आप लोगों को याद रखूंगी। वो प्यार से बोला और राघव को गले से लगा लिया था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मयंक और नितेश चौधरी भवन से 2 गाड़ी लेकर के आए थे। एक में चौधरी जी और रक्षित बैठे थे और दूसरे में सुरभि के साथ दार्सिल बैठा था। रक्षित ने निधि को बहुत दूर तक मुड़ मुड़ करके देखा था। वो गाड़ी स्टार्ट होते ही रो पड़ी थी। उसके लिए रक्षित की जुदाई सहना बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी उस सफेद बंगले से बाहर निकल गई थी। निधि बेटा रो मत, तुम जल्दी ही रक्षित से मिलोगी। चलो अंदर चलते हैं। अविनाश जी उसे बाहों से लिपटाए बोले और उसके आंसू पोंछ करके अंदर ले गए थे। उन्हें भी आज अपना बड़ा सा बंगला सूना लगने लगा था। ललिता के साथ सभी नौकरों को जब दार्सिल सुरभि की सलामती के साथ रक्षित के जीवित होने की बात भी पता चली तो वो लोग बहुत बेचैन हो गए थे। आज सुबह से ही वो सब खुशी से उनकी राह देख रहे थे। जब मयंक और नितेश ने गाड़ी चौधरी भवन के अंदर पोर्च में खड़ी की तो वहां से सब लाइट में आ करके खड़े हो गए। दार्सिल, सुरभि और चौधरी जी के नीचे उतर चुके थे। चौधरी जी ने रक्षित का हाथ पकड़ करके बाहर उतारा था। हुर्र, ये बड़े भैया जिंदा हैं, हमारे भैया लौट आए हैं। सारे नौकर उसे सही सलामत देख करके खुशी से चीखने चिल्लाने लगे थे। रक्षित की आंखें भर आई थी। उसने इस घर को वो पूरे 2.5 साल बाद देख रहा था। पापा का हाथ थामे वो कांपते पैरों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ललिता वहां पर राई मिर्च की प्लेट लेकर के खड़ी थी। लो बहुरानी, बड़े भैया की नजर उतार दो। वो प्लेट में रखे सामान को उसकी तरफ बढ़ाने लगी थी। अम्मा, बस भैया की ही नजर नहीं उतारेंगी, आज तो मैं पापा जी, भैया और दार्सिल जी की भी नजर उतारूंगी। आप और सामान ले आइए। वो हंस करके बोली और दार्सिल का हाथ रक्षित को थमा दी। ललिता खुशी से आंखें पोंछते हुए किचन की तरफ चली गई थी। कुछ देर बाद सब अंदर आ गए थे। रक्षित पूरे घर को नजर घुमा करके देख रहा था। कुछ भी तो नहीं बदला था। तभी उसकी आंखें अपनी माँ की बड़ी सी फोटो पर गई। दीवार पर टंगे हुए पर पड़ी थी। वो गमगीन हो उठा था। उसने दार्सिल को सोफे पर बैठाया और उधर चल पड़ा। माँ देखो, मैं लौट आया हूँ, पर तुम क्यों मुझे छोड़ करके चली गई? कुछ साल तो मेरा इंतजार करती। अब वो खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट करके रो दिया था। दार्सिल और चौधरी जी भी रो पड़े थे। सुरभि उठ करके उन सबको प्यार से समझाते हुए अपने अपने कमरे की तरफ ले चली थी। सब सीढ़ियों से फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। सुरभि ने दार्सिल का बांह कस करके पकड़ लिया था। चौधरी जी के कमरे के बगल में ही दोनों भाइयों का कमरा था। दार्सिल को लेकर के सुरभि अपने कमरे में गई थी और चौधरी जी उसका हाथ थामे उसके कमरे में, जिसे 2.5 साल बाद ललिता ने खोल करके साफ किया था और सुंदर से सजा दिया था, में ले गए थे। बेटा, कुछ देर आराम कर लो, फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। दार्सिल के साथ तुम्हारे वापस आने की भी सूचना मीडिया को देनी होगी, वरना वो लोग बहुत परेशान करेंगे। अभी कुछ दिन पहले दार्सिल और सुरभि के किडनैपिंग केस में हम सब बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। अब अगर पहले ही उन्हें बुला करके बता देंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे और हमें भी गाहे बगाहे सबके सवालों का जवाब देना होगा। चौधरी जी बोले और वापस जाने लगे थे, पर रक्षित ने उनका हाथ पकड़ करके रोक लिया था। पापा, मेरी वापसी की न्यूज मीडिया में जाने से मेरे अपराधी अलर्ट हो जाएंगे। पहले इंस्पेक्टर को असली अपराधी तक पहुंचाने दीजिए, फिर हम मीडिया भी बुलाएंगे और जश्न भी मनाएंगे, पर अभी नहीं। इंस्पेक्टर को अपना काम करने दीजिए। अभी मुझे अपने लिए एक फोन चाहिए था।
मुझे कुछ बात करनी है इंस्पेक्टर से। बेटा, मैं मयंक से तुम्हारे लिए फ़ोन मंगवा लेता हूँ, तुम्हें कुछ ही देर में मिल जाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम पहले इंस्पेक्टर के काम को देख लेते हैं, तब कुछ सोचेंगे, यही ठीक रहेगा। वो मुस्कुरा दिए थे। तब तक तुम आराम कर लो। वो बाहर निकल गए थे। रक्षित लेट गया था। तुम जो कोई भी हो, अब तुम्हें जवाब देना होगा। हमारे घर की सारी खुशियों को बर्बाद करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था, वो मुझे जानना है। अब तुम लाख कोशिश कर लो, तुम ज्यादा दिन छुप करके नहीं रह सकते। अब तुम्हें पर्दे के पीछे से बाहर आना होगा। वो दांत भींचे मन में बोल रहा था। अपने कमरे की छत को घूरता वो उस दिन को याद करने लगा था जब वो लंदन से वापस आ रहा था। उसके साथ दार्सिल भी था और वो दोनों बेहद खुश हो करके कोई गीत गुनगुना रहे थे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।